वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जरा सोचिए आपका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ओह नहीं यार, आपका क्यों, मतलब सॉरी, ये मत इमेजिन कीजिए, बस सोचिए किसी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि सीधे उसकी ही जवान बेटी के शरीर में चली गई। सुनने में किसी को भी डार्क और अजीब लग सकता है, क्योंकि आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका प्लॉट इतना माइंड बेंडिंग और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी कि कहानी में आप पूरी तरह से उलझ के रह जाओगे कि असल में ऐसा हुआ क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कहानी की शुरुआत हना नाम की महिला से होती है जो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आई हुई है। हना के बारे में आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, सभी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना, सभी से प्यार करना उसकी आदत है। उसके परिवार में उसका पति बैन और बेटी सैम शामिल है। हना वैसे तो हाउसवाइफ है, लेकिन उसका सपना है कि वो फोटोग्राफर बने। लेकिन दोस्तों वही मजबूरी सभी की होती है और उसकी भी कोई मजबूरी है जिसके कारण वो नहीं कर पाई। लेकिन आज भी वो बहुत ही अच्छी फोटोज क्लिक करती रहती है ताकि इन मोमेंट्स को हमेशा हमेशा के लिए याद रख सके। हना और बैन की शादी को 17 साल हो चुके हैं। बैन एक आई डॉक्टर है और वो भी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, सभी से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है कि सैम अपने पेरेंट्स से ज्यादातर गुस्सा ही रहती है। मतलब हना कभी उसको खाने के लिए बुलाए या कुछ देर आराम से बात करने के लिए कहे तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और हना और बैन जब भी सैम को बच्चे की तरह प्यार करते हैं, मतलब हर बार पूछते हैं कि क्या कर रही हो बेटा, कैसा गया दिन, क्या चल रहा है आजकल, तो ये सब पूछने पर भी सैम को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि मैं 16 साल की हो चुकी हूँ और अभी भी आप मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हो। पता है मम्मी पापा लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं बाहर। अब दोस्तों इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं बताओ, इसीलिए वो तो चुप हो जाते हैं। ऐसे ही डिनर पर सैम बैन से कहती है, पापा मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, इसलिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। अब बैन परमिशन देना तो नहीं चाहता क्योंकि उसको डर है कि आजकल मतलब जमाना सही नहीं है, बच्चे अक्सर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन सैम की खुशी के लिए वो हामी भर देता है कि चलो बच्ची नाराज ना हो। हना सैम को उसके दोस्त के घर छोड़ने जाती है, जहाँ बाय कहने से पहले वो सैम से एक प्यारी सी किस मांगती है। लेकिन इस पर भी सैम गुस्सा हो जाती है, पर हना के दोबारा कहने पे वो गुस्से में किस करके चली जाती है। अब यहाँ सैम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि या तो वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली लड़की है जो अपने पेरेंट्स को भी अहमियत नहीं देती, या फिर वो डिप्रेशन का शिकार है। मतलब कुछ तो हो रहा है उसकी लाइफ में जिसके बारे में उसके पेरेंट्स नहीं जानते या वो बता नहीं पा रही है। अगले सीन में सैम के स्कूल होते हैं शुरू, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो चुकी थी तो हना उसको स्कूल लेके जा रही होती है, जहाँ रास्ते में वो सैम से पूछ ही लेती कि बेटा आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारे दुश्मन है। अरे हमें दुश्मन जैसा ट्रीट क्यों करती हो तुम, अगर कोई बात है कोई दिक्कत है तो हमें बता सकती हो ना, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। लेकिन सैम फिर से बहस करने लग जाती कि प्लीज मम्मा मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ मैं, और जो मुझे सही लगे मैं वो करूंगी ना। लेकिन दोस्तों इसी बहस के चलते चलते हना का ध्यान ड्राइविंग पर से हट जाता है और दुर्भाग्य से उसका कार ट्रक से टकरा जाती है और टक्कर इतनी भयानक होती है कि हना की गाड़ी 2-3 बार घूमकर पलट जाती है। जैसे बैन को इसके बारे में पता चलता है भागा भागा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां दोनों का ऑपरेशन चल रहा होता है। बताओ क्या बीत रही होगी उस पे। वैसे ऑपरेशन तो हो जाता है पर टेंशन इस बात की है कि उन्हें अभी तक होश नहीं आया। अगर होश आया तो ठीक, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। और बैन अपनी जिंदगी में आया अचानक इस हादसे से बिल्कुल टूट चुका था। मतलब उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो तो बस दोनों को होश में आने के इंतजार में होता है और किस्मत से थोड़ी देर में हना को होश आ जाता है। होश में आते ही वो सबसे पहले बैन से सैम के बारे में पूछती है कि सैम कहाँ पे, कैसी है। तो बैन कहता है कर रहे हैं डॉक्टर, उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये थी दोस्तों कि सैम की सांसें रुक चुकी थी। जैसे हना ये देखती है ना, एकदम से पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है कि सैम तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर्स फिर उसको शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब हना सैम का हाथ जोर से पकड़कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर फिर जल्दी जल्दी उसको शॉक देते हैं ताकि हना को होश में लाया जा सके। लेकिन अफसोस यार बहुत देर हो जाती है। हना ने दोस्तों अपना दम तोड़ दिया था। डॉक्टर्स बैन से कहते हैं माफ कर देना, हम हना को नहीं बचा पाए, और बैन बेचारा रोने लग जाता है। लेकिन तभी चमत्कार तरीके से सैम की सांसें चलने लग जाती है। डॉक्टर फिर जल्दी जल्दी इमरजेंसी प्रोसेस शुरू करते हैं और अब सैम खतरे से बाहर हो जाती है। दोस्तों सैम की तो जान बच जाती है, लेकिन हना मर चुकी है। लेकिन बैन सैम को नहीं बताता कि हना मर चुकी है, वरना बेचारी और पता नहीं कुछ भी हो सकता है ना। और वो बेचारा सैम के सामने बहुत खुश रहने की कोशिश करता है और सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारी मम्मा हना ठीक है बेटा, वो कहीं काम से गई हुई है। लेकिन एक बात अजीब नोटिस करने वाली होती है दोस्तों कि सैम बैन से कहती है, बैन तुम मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो, मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं सैम हूँ। अरे मुझे ये बताओ ना कि सैम कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना है। दोस्तों बैन भी हैरान कि ये चल क्या रहा है, ये कह क्या रही है। और सैम जब अपने हाथों को देखती है तो हैरान हो जाती है और फिर जल्दी से आईने निकाल कर अपनी शक्ल को देखती है। तब उसका चेहरा एकदम से शॉक हो जाता है, उसे लगता है झटका। वो कहती है अरे मैं सैम कैसे बन गई,
ये क्या हुआ मेरे हाथ को। और दोस्तों यहाँ पे यही चीज क्लियर हो जाती कि आखिर टाइम पे जब हना मरने वाली थी तब उसकी आत्मा ट्रेवल करके सैम के अंदर चली गई। इसी वजह से हना को बड़ा अजीब लग रहा होता है कि वो सैम में कैसे बदल गई। और बैन की तो समझ ही नहीं आता क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है ना। वो डॉक्टर से कहता है कि कहीं इसकी मेंटल कंडीशन ठीक है कि नहीं, देखो जरा। तो डॉक्टर कहती देखिए ये मेंटल ट्रॉमा का केस है। कभी कभी इंसान कुछ ऐसे हादसे देख लेता है जो उसका माइंड हैंडल नहीं कर पाता। और अपनी माँ को सामने मरते देखकर सैम ने ऐसा मान लिया कि वो खुद हना बन चुकी है। तो हम दवाइयाँ देते हैं, आप सैम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगी। तो बैन अब बहुत टेंशन में आ जाता है कि हना के बाद अब सैम को भी कुछ हो ना जाए क्योंकि मेरी इकलौती बची हुई है बच्ची, बेबी तो मर गई, ऐसा वो खुद में सोचता है। अब बैन और सैम दोनों घर आ जाते हैं जहाँ सैम बैन से कहती है आखिर तुम अपनी पत्नी को कैसे नहीं पहचान पा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। वो हर वो बात बताती है जैसे उनकी मुलाकात कब हुई, किस तरह से उन दोनों ने डेट की, सारी पॉसिबल चीजें वो बता रही होती है ताकि बैन को यकीन दिला सके कि वो हना ही है। लेकिन बैन की जगह कोई और भी होता ना दोस्तों तो वो इस पर यकीन कैसे कर पाता है ना, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये तो। इसलिए वो कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें चोट लगी है और ये जो तुम बातें कह रही हो ना, हो सकता है हना ने तुम्हें बताई हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताई हो, बेटा टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सैम मानने को तैयार नहीं होती, वो कहती रहती है कि मैं हना ही हूँ। इसके बाद जब रात को दोनों सो जाते हैं तो नींद में सैम बैन को डैडी डैडी कहकर पुकारने लगती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है अगर सच में हना की आत्मा सैम के अंदर होती तो वो थोड़ी ना नींद में बैन को डैडी कहती। इससे बैन समझ जाता है कि सैम पर बस ट्रॉमा का असर हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन नींद से उठते फिर से सैम हना बन जाती है। उठने के बाद जब सैम नहाने जाती है तो वो अपने शरीर पर जस्टिन नाम के लड़के का टैटू देखती है। तो वह हैरान हो जाती है कि सैम किस जस्टिन से मिली थी, ऐसा क्या था जस्टिन के साथ कि सैम ने उसका टैटू बना दिया अपनी बॉडी पे। इसके बाद दोस्तों सैम एक काफी चौंका देने वाला काम करती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और वो भी ठीक हना जैसा। जबकि सैम की बात करूँ ना तो उसने तो पहले कभी ब्रेड भी ढंग से बनाया नहीं, उस पे बटर वगैरह लगाया नहीं, ये उसको आता नहीं था। तो बैन अभी भी सोचता रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सैम खाना बनाना कैसे सीख गई, कहीं ये सच में हना ही तो नहीं है, मतलब सैम के अंदर हना की आत्मा तो नहीं आ गई। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता। पर सैम उसको बार बार मनाने की कोशिश करती है कि आखिर तुम मान क्यों नहीं रहे हो बैन, मैं ही तो हना हूँ। और बैन परेशान होकर कहता है कि सैम बेटा प्लीज शांत हो जाओ, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ और परेशान नहीं होना चाहता। आखिर तुम हना कैसे हो सकती हो जबकि तुम्हारी माँ हना मर चुकी है, कल ही फ्यूनरल है हना का। लेकिन सैम कहती है हना मैं हूँ, मेरा फ्यूनरल कैसे हो सकता है। तो बैन कहता है कि देखो सैम अगर तुम हना भी हो ना तो अब तुम्हें सैम की तरह जीना होगा, कल सारे लोग फ्यूनरल में आएंगे, प्लीज उनके सामने सैम ही बनने की एक्टिंग कर लेना। ये सुनकर सैम उदास हो जाती है लेकिन वो कर भी क्या सकती है। इसीलिए अगले दिन दोस्तों हना का फ्यूनरल होता है, सभी परिवार वाले वहाँ पे आए होते हैं, सैम के दोस्त भी वहाँ पे आते हैं। अब सैम के अंदर तो हना थी लेकिन ये बात सैम के दोस्तों को थोड़ी पता होगी, इसीलिए वो उसको सैम ही समझ के कहने लग जाते हैं कि चलो पार्टी करने चलते हैं बेटा, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा, 2-3 पैक नशे के मारोगी तो सब भूल जाओगे। अब ये सुनकर सैम की बॉडी में हना को बड़ा बुरा लगता है कि बताओ सैम ने कैसे दोस्त पाल के रखे हुए, कैसे लोग हैं जो आज के दिन भी उसको नशा करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे हना का दिल टूट जाता है दोस्तों और वो रोते रोते चली जाती है। बाकी उसके दोस्त हैरान होते हैं कि सैम को हो क्या गया, ये आज इतनी अजीब हरकत क्यों कर रही है, क्योंकि वो नशे के लिए कभी मना नहीं करती थी। और हना मतलब आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे दोस्तों, सैम की बॉडी में हना है तो उस हिसाब से उसको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हना बैन के पास आकर उसको सारी बातें बताती है कि सैम ने जस्टिन नाम के दोस्त का अपने शरीर पर भी गलत जगह पे टैटू बनाया हुआ है, नशे वाले दोस्तों के साथ रहती थी वो। आखिर कभी हमने उससे पूछा क्यों नहीं कि उसके दोस्त कैसे हैं। शायद हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो चुके थे कि सैम पे इतना ध्यान नहीं दे पाए। सिर्फ हालचाल पूछना ही सब कुछ नहीं होता, शायद हमने कभी उसके साथ ठीक से टाइम स्पेंड ही नहीं किया, इसलिए वो इस तरह से हमसे बात करती रहती थी, हमसे नफरत करती थी। शायद सभी चीजों में गलती हमारी ही थी बैन। अब यहाँ पे बैन इस तरीके से सैम को बात करता हुआ देखकर थोड़ा यकीन करने लग जाता है कि सैम एकदम सेम हना की तरह कैसे बात कर रही है। कहीं सच में ऐसा तो नहीं हुआ कि हना की आत्मा सैम के शरीर में आ गई। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो लाइब्रेरी जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारी किताबें पढ़ लेता है, कुछ पुनर्जन्म और कुछ स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखने वाले लोगों से भी मिलता है, जिसका कंक्लूजन उसको ये मिलता है कि कभी कभी आत्माएं स्विच हो जाती हैं दूसरे इंसान के अंदर। इससे एक बच्चा भी किसी दूसरे इंसान की सारी मेमोरी याद करके वैसा ही बिहेव करने लग जाता है। बात तो बैन समझ गया था दोस्तों, इसीलिए वो हना को आकर सारी बातें कहता है कि ऐसा होता है लेकिन फिक्र मत करो, मुझे लगता है तुम्हारा सिर्फ ट्रॉमा है, तुम ठीक हो जाओगे। तो हना कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, कुछ नहीं होगा मेरा, मुझे जब से ये शरीर मिला है तब से मुझे वो सारी
चीजें करने का मन कर रहा है जो सैम क्या करती थी, मतलब नशा करना, पार्टी में जाना, फिजिकल होना। 16 साल की लड़की वाले हार्मोन मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, और तुम तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो बहन कहता है स्कूल जाओ, शायद वहाँ दोस्तों से मिलोगी तो दिल बहलेगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, तुम्हारा फ्यूचर है आगे, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। हना कहती है कि मुझे तो क्लासेस भी नहीं पता कौन सी होती है, मैं कैसे पढ़ाई करूंगी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। तो बहन उसको समझाता है कि तुमने अपने टाइम पर भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी और हमारी शादी हो गई थी, लेकिन ऐसा सोचो ना, किस्मत ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है फिर कोशिश करने का, इसीलिए सैम की खातिरी कर लो प्लीज। तो बहन यहाँ पे बिल्कुल एक मैच्योर और फैमिली को बचाने वाला फैसला ले रहा होता है, वरना उसे पता है कि अगर गलती से भी वो सैम की बातों में आकर थोड़ा भी गलत फैसला ले गया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि उसके लिए तो वो अपनी बेटी है ना, बॉडी से तो उसकी बेटी है, वो अंदर भले उसकी पत्नी है, तो थोड़ा वो हिचकिचा रहा है वो सारी चीजें करने में। अगले सीन में सैम यानी कि हना स्कूल जाती है जहाँ बैन उसको छोड़ने आता है। अब सैम स्कूल के अंदर आते ही पहले अपनी क्लास ढूंढती कि कहाँ पे, तो उसे उसके दोस्त भी मिलते हैं। तो हना उन सब के सामने भी सैम बनने का प्रिटेंड करती है, लेकिन तभी जस्टिन हना को पकड़कर साइड में लेके जाता है और उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। अब हना तो उसको पहचानती भी नहीं है, लेकिन जस्टिन कहता है कि मेरा ही तो टैटू तुमने अपने ऊपर बनवाया है, अरे तुम भूल गई क्या डेली स्कूल में फिजिकल होते थे, तो आज ऐसा नाटक क्यों कर रही हो। यहाँ पे दोस्तों हना का दिल टूट जाता है कि कैसे दलदल में फंसी हुई थी हमारी बेटी सैम, लेकिन फिलहाल तो हना की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की, क्योंकि ये जस्टिन बहुत ही घटिया टाइप का इंसान लग रहा है। और यही वजह थी शायद कि सैम हमेशा डरी डरी रहती थी और सारा गुस्सा अपने पेरेंट्स पे उतारती थी। तो हना तुरंत बैन को कॉल करके सारी बातें बताती है। तो बैन कहता है फिक्र मत करो, मैंने एक नर्स को हायर किया हुआ है, वो स्कूल में आई होगी, मैं भेजता हूँ उसे तुम्हारे पास, कुछ भी हो तो तुम उसको बता देना। हना उस नर्स से तो मिलती है, लेकिन जस्टिन ने जो उसके साथ किया, शर्म के मारे उसके अंदर भी हिम्मत नहीं होती कि वो नर्स को कुछ बता पाए। और यही वजह से हना को और बुरा लगता है कि मेरी बच्ची किस तरह से जिंदगी गुजार रही थी बेचारी अपनी। अब दोस्तों इसी तरह से हना रहना शुरू कर देती है। डेली वो सैम की जिंदगी जीती है और फिर जब भी बैन से हना बनकर बात करती है या फिर उसके थोड़ा सा क्लोज होने की कोशिश करती है तो बैन अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि यार मैंने बताया ना उसके लिए तो वो उसकी बेटी है, वो खुद को संभाल लेता है। क्योंकि सारा दिन तो सैम हना जैसी बातें करती, लेकिन हर रात जब वो सोती तो वो डैडी डैडी कहकर बैन को पुकारती। अब इसी वजह से बैन दुविधा में पड़ गया है। वो सोचता है कि रात को ही डैडी कहती है तो पक्का ये ट्रॉमा का असर होगा, लेकिन फिर दिन में ये हना की तरह बात करने लग जाती है। ये हो क्या रहा है, लगता है दिन में हना की आत्मा इसके अंदर आ जाती है और रात में ये सैम ही रहती है, ऐसा वो अपने दिमाग में सोचता है दोस्तों। और वो ये भी सोचता है कि एक ही बॉडी में दो आत्माएं रह रही हैं, रात को सैम की खुद की और दिन में हना की, इसीलिए वो सैम के साथ कुछ गलत नहीं कर पाता। पर इससे हना बैन से दूर होते जाती है। हना को किसी का साथ चाहिए था ऐसी सिचुएशन में, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब सैम की नर्स बैन के पास आकर अपने चश्मे का चेकअप करवाने आती है और बैन नर्स के थोड़ा करीब होकर उसकी आंखें देख रहा होता है, तो वहाँ पे हना आ जाती है, जो चीज देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो नाराज होते हुए बैन से कहती है कि अच्छा तुमने मेरे साथ चीट करना शुरू कर दिया ना, अरे तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने हमेशा कहा था कि मुझे धोखा नहीं दोगे, लेकिन फिर भी तुमने धोखा दिया। तो बैन कहता है कि मैं कैसे अपनी पत्नी को धोखा दे सकता हूँ, जबकि मेरी पत्नी तो मर चुकी है और उसका फ्यूनरल भी हो चुका है, मैंने खुद अपने हाथों से उसे दफनाया। तुम आखिर समझ क्यों नहीं रही हो सैम, अब हम पति पत्नी की तरह नहीं सिर्फ पिता और बेटी की तरह रह सकते हैं, और एक पिता होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारी इस हालत को ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन हना कह देती है अब मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसा लगता है दोस्तों कि पति पत्नी में अब शायद टकरार आ चुकी है। हना से एक जवान लड़की वाली फीलिंग्स अब संभल नहीं पाती, ये जानते हुए भी उसका पति उसके सामने खड़ा है और बैन उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो उसको सिर्फ अपनी बेटी सैम मान रहा है ना। लेकिन अब हना ने फैसला कर लिया है कि शायद किस्मत को यही मंजूर है वो सैम की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारे, इसीलिए वो भी अब दोस्तों के साथ पार्टी करना, नशा करना, धीरे धीरे सारी चीजें शुरू कर देती है। अब यहाँ एक तरफ तो वो खुद को सैम में बदल रही है, तो वहीं बैन डेली हना की कब्र पे जाके घंटों बैठा रहता कि मैं क्या करूं, तुम तो चली गई इस तरह मुझे अकेला छोड़कर, मुझसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा। बैन दिन गुजरते हुए परेशान रहता है, तो सैम यहाँ धीरे धीरे हालात से समझौता करना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी जस्टिन या कोई और उसके करीब होने की कोशिश करता, वो उन्हें दूर कर देती, क्योंकि उसको लगता है कि ये करने से मैं बैन को धोखा दूंगी ना, तो वो सही नहीं है, जबकि वो कभी बैन को धोखा देना नहीं चाहती। दोस्तों इस तरह दोनों बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन सैम ने तो खुद को संभालना सीख लिया था। मतलब हना ने वो नई नई हॉबीज बनाती, पढ़ाई में ध्यान लगाती और हर वो चीज करती जो वो अपनी टीनेज लाइफ में नहीं कर पाई थी। उसके ग्रेड्स भी अच्छे आ जाते हैं, नशे को भी उसने दूर कर लिया होता है। अब सैम के दोस्त उसके इस बदलाव को देखकर बिल्कुल हैरान होते हैं। वो हर बार उसको नशा करने के लिए मनाते, लेकिन सैम यानी कि हना खुद को सबसे दूर कर लेती। ये सारी चीजें देखकर बैन को बहुत अच्छा लगता है कि शायद सैम खुद ही
अच्छी चीजों की तरफ जा रही है, जो कि बढ़िया है। अब अगले सीन की बात है दोस्तों, हना पार्टी के लिए जा रही होती है और बेन को जब पता चलता है कि हना उसी जस्टिन की पार्टी में जाने वाली है तो उसे थोड़ी घबराहट होती है कि कहीं जस्टिन सैम के साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन हना कहती है कि मैं तो जाऊंगी, आखिर यहाँ बैठकर क्या करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे रहना। हना अब सेम वैसी बात करती है जैसा सैम क्या करती थी अपने पेरेंट्स से, क्योंकि फिलहाल हना भी दोस्तों अकेला समझ रही है अपने को। बेन उसको अपना नहीं रहा एज अ वाइफ, इसलिए उसको दिक्कत है। इसलिए बैन की कई बार मना करने के बाद भी वो चुपके से पार्टी के लिए निकल जाती है। लेकिन सैम के जाते ही बैन को हो जाती है टेंशन, तुरंत सैम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि वो जानता भी नहीं कि जस्टिन का घर कहाँ पे है, इसलिए उसे सारे दोस्तों के घर जाकर उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है और तब पता लगाना पड़ जाता है कि आखिर जस्टिन रहता कहाँ पे है। तब जाकर उसे सैम की लोकेशन मिलती है। तो वहीं सैम यानी कि हना अपने दोस्तों के साथ मौजूद है। वो लोग उसको नशा करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक नया माल खरीदा है। अब हना पहले तो मना कर देती है कि ये सारी चीजें मैं नहीं करूंगी, लेकिन वही वाली बात है यार, दोस्त जिद करें तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है मना करने पे और इसीलिए वो रोक नहीं पाती। इसी वजह से हना कर लेती है नशा और नशा करते उसको भ्रम शुरू होते हैं। तब तक बैन भी घर के बाहर आ जाता है। वो चाहता तो सैम को रोक सकता था, लेकिन फिर सोचता है कि बुरा लगेगा उसको, हमेशा मैं उसको हर काम के लिए रोकता रहता हूँ। तो अभी बैन बाहर ही खड़ा होता है कि तभी यहाँ भ्रम की वजह से हना अपने आप को मरते हुए देखती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। और ये नजारा देखकर उसके अंदर से सैम की आत्मा जाग जाती है और तुरंत ही वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि माँ आपको क्या हो गया, क्योंकि सैम नहीं जानती ना कि उसकी माँ मर चुकी है। बैन ने तो सिर्फ इतना बताया था कि हना कहीं बाहर काम से गई हुई है। और अब सैम की आवाज सुनते ही बैन जल्दी से घर के अंदर आ जाता है और सैम के दोस्तों को चिल्लाने लग जाता है कि क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ। तो वो लोग कहते हैं कि बस थोड़ा सा नशा किया ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन फिलहाल दोस्तों सैम हो चुकी है बेहोश, तो बैन जल्दी से उसको घर लेकर आता है, उसका ख्याल रखता है। इसलिए काफी देर के बाद सैम को फाइनली होश आ जाता है और होश में आने के बाद वो सैम ही होती है। वो बैन से कहती है कि पापा माँ कहाँ है, मुझे माँ चाहिए। तो बैन यहाँ पे और झूठ नहीं कह पाता, वो सच बता देता है दोस्तों। और ये सुनते ही सैम वहीं पे रोना शुरू कर देती है, क्योंकि अब सैम के अंदर से हना की आत्मा नहीं बल्कि सैम की खुद की आत्मा जागी हुई है, जो कि अपनी माँ के जाने से बिल्कुल टूट चुकी है। यह नजारा बैन के लिए सच में थोड़ा दुख देने वाला होता है, लेकिन साथ ही उसे इस बात की खुशी भी है कि सैम अब खुद को पहचान पा रही है। मतलब जो वो हना वाला मैटर था वो ठीक हो गया। लेकिन तभी सैम दोबारा से हो जाती बेहोश और जब इस बार वो होश में आती है, अबे यार, फिर से हना उसके अंदर आ जाती है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सैम डुअल पर्सनैलिटी जी रही है, एक अपनी खुद की और एक अपनी माँ की। ये दिमाग पर हुए असर से होता है, ये साइंस का मानना है दोस्तों। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी को माने तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक शरीर में दो आत्माएं मौजूद हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। तो अब सैम की जिंदगी इस तरह से चलने वाली है, कभी वो हना रहती है तो कभी सैम बन जाती है, जिसमें धीरे धीरे बैन एडजस्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एक चीज बताऊं, जब भी वो हना होती है वो उसको उस हिसाब से प्यार देता है, और जब वो सैम होती है तब वो उसको एक पिता की तरह प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं था कि जब सैम हना होती तो वो उसके साथ फिजिकल होता, बिल्कुल भी नहीं। वो तो उस समय उसको खुश रखने की कोशिश करता एज अ पति। और जब भी सैम हना की पर्सनैलिटी जीती तो वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती ताकि ये वीडियो सैम देखे, और जब वीडियो को सैम देखती है ना तो ऑफ कोर्स वीडियो में वही होगी, लेकिन उसकी हरकतें उसकी माँ हना की तरह होती हैं। और उस वीडियो में सैम अपनी माँ बन के कह रही है, बेटा मैंने जब तुम्हारी जिंदगी जी तब महसूस हुआ कि तुम किस तरह से जिंदगी गुजार रही थी। बेटा तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली लड़की हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत ही आगे जाओगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और माफ करना, जैसा तुमने अपने पेरेंट्स से प्यार चाहा वो हम नहीं दे पाए, लेकिन अब मेरे बाद बैन का ख्याल रखना, वो अकेले बिल्कुल नहीं रह पाएगा। उसको छोड़कर कभी मत जाना और उसका दिल मत दुखाना, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। ये वीडियो देखकर सैम के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे अब अपने पेरेंट्स की अहमियत समझ में आ जाती है। वो हना को प्यार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन बैन को अब हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है और खुद की जिंदगी भी जीती है। बड़ी अनोखी एंडिंग थी इसकी, मतलब कुछ नहीं थी ना मूवी। आपको कैसी लगी बताइए कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।